पाकिस्तान की मदद में हमेशा आगे रहने वाले आरिफ नकवी कौन हैं? बरसों से अपने घर में नजरबंद, 300 साल की कैद, कराची का नौजवान अरबपति कैसे बना? फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाले मजमून के बाद अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी का नाम जेरे गर्दिश है। मजमून के मुताबिक आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्डशायर में एक निजी क्रिकेट यूनिट के जरिए पीटीआई के बानी इमरान खान के लिए फंड्स जमा किए और उनके लिए खलीजी मुल्क के एक शख्सियत से भी फंड्स हासिल किए। आरिफ नकवी अरबपति और आलमी सतह पर पाकिस्तानी तिजारत का चेहरा समझे जाने वाली शख्सियत के बाद अब माशी तौर पर दोस्तों पर इन्हिसार कर रहे हैं। ताहम इस बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। इनके दोस्तों के एक ग्रुप की जानिब से इनकी जमानत के लिए 15 मिलियन पाउंड्स की अदायगी के बाद वो गुज़िश्ता 4 बरस से लंदन में अपने घर में नजरबंद हैं, जबकि इनकी जमानत भी इंतहाई सख्त शराइत पर दी गई। इस दौरान वो लंदन में मुल्क बदरी के अमल के खिलाफ भी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, जबकि इस सूरत हाल में इनकी जहनी और जिस्मानी सेहत भी मुतासिर हुई है। अगरचे इनकी मुल्क बदरी का अमल जारी है, ताहम वो अमरीका की जानिब से आयद किए गए इल्जामात का जवाब नहीं दे सकते। ताहम वो अपने ऊपर आयद इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। अगर अमरीका में जारी मुकदमे में आरिफ नकवी मुजरिम साबित होते हैं तो उन्हें 300 साल कैद का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इनके खिलाफ अमरीकी दफाती अदालतों में आयद होने वाली 97% मुकदमात में इन पर आयद फर्द जुर्म में मुकदमात नहीं चले, क्योंकि वो इनमें प्ली बार्गेन कर चुके हैं और मौजूदा केस में इन्हें उम्र कैद जितनी सजा हो सकती है। आरिफ नकवी ने सन 2002 में अबराज इक्विटी फर्म कायम की। आरिफ नकवी की कंपनी कयाम के 15 बरसों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी फर्म बन चुकी थी और दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकारों ने इनकी कंपनी में सरमायाकारी की। इनकी मैनेजमेंट के जेरे एहतमाम असासों की मालियत 14 अरब अमरीकी डॉलर थी, जबकि बोगोटा से लेकर इस्तांबुल, नैरोबी और जकार्ता तक इसके 25 दफातर में 400 के करीब मुलाजमीन काम करते थे, जबकि कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई में था। आरिफ नकवी मगरिब में निजी इक्विटी फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वाले पहले पाकिस्तानी बने और कई बरस तक मगरबी कंपनियों में इनकी मिसालें दी जाती थीं। बताया जाता है कि आरिफ नकवी दुनियाए कारोबार के इन हिस्सों को उभरती हुई मईशतों के बजाय तरक्की पजीर मईशत कहलाने वाली पहली शख्सियत थी। जब अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फरवरी 2018 में अबराज ग्रुप के हवाले से अपनी रिपोर्टिंग शुरू की, तो वो के इलेक्ट्रिक की शंघाई इलेक्ट्रिक को 177 अरब डॉलर में फरोख्त में नाकामी की वजूहात के करीब पहुंच गए थे। के इलेक्ट्रिक मशरिक वुस्ता के सरमायाकारों के कंसोर्शियम का अहम असासा था, जिसकी सरबराही अबराज ग्रुप कर रहा था, जिसने 2005 से लेकर 2012 तक 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की थी। टेक ओवर के वक्त कंपनी को कई बरस तक मुनाफा नहीं हुआ और इसे करप्शन समेत कई मसाइल का सामना रहा। ताहम इसके बाद कंपनी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबी की मिसाल कायम कर दी और नामवर तालीमी इदारों में इस पर स्टडीज भी करवाई गयी। दर हकीकत के इलेक्ट्रिक दुनिया की पहली कामयाब और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी बनी जिसने कंपनी के इस्तेहकाम से मुतालिक रिपोर्ट में A+ ग्रेड हासिल किया। अबराज ग्रुप का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब कंपनी के अहम सरमायादारों ने अपना सरमाया अचानक से फर्म से निकाल लिया। कंपनी के हिस्स में ड्रामाई तंजिली के बाद से अबराज ग्रुप का नाम 2018 से खबरों में रहा, जबकि इसका जिम्मेदार आरिफ नकवी को ठहराया जाता रहा, जबकि इनके वकला ने इस मामले को मीडिया ट्रायल से तशबीह दी। उन्होंने इस नुक्ते को उठाया कि अगरचे कंपनी से मुतालिक 2002 और 2017 के दरमियान 15,000 मुस्बत नौयत की मज़ामीन आलमी मीडिया में शाया हुए, ताहम कंपनी से मुतालिक बयानिया मुखालिफ ही रहा। आरिफ नकवी कराची में 1960 में एक मुतवसत घराने में पैदा हुए। उन्होंने कभी भी मगरबी शोहरत के लिए अपनी पाकिस्तानी शनाख्त तब्दील नहीं की। उनके मुहिब्बे वतन होने का अंदाजा लंदन में उनकी रिहाइश गाह में मौजूद एक तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसमें वो 1970 में 10 बरस की उम्र में तारिक रोड पर बूट पॉलिश कर रहे हैं और वहाँ एक बैनर पर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान फंड लिखा हुआ है। इस तस्वीर में वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। बरतानिया और सऊदी अरब में वक्त गुजारने के बाद उन्होंने $50,000 की जमा करदा रकम से एक बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट बिजनेस कायम किया, जिसे दुबई में कोपोला का नाम दिया गया, जिसने खुद और इसके सरमायाकारों ने 2001 तक मशरिको सतह में खूब नाम और लाखों डॉलर का नफा कमाया। कोपोला के
بعد عارف نقوی نے ابراج کے نام سے ایک اکوٹی فرم قائم کی جو ابھرتی ہوئی عالمی مارکیٹ میں اپنی نوعیت کی پہلی کمپنی تھی اور اس نے بھی خوب شہرت حاصل کی۔ عالمی سطح پر نام کمانے کے باوجود نقوی کبھی بھی پاکستان کی مدد اور بیرون ملک اس کا تشخص برقرار رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 2005 میں زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے ان کی جدوجہد پر اس وقت کے صدر مشرف نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، جس میں سیلابوں اور ہنگامی صورتحال میں ریسکیو آپریشنز کے لیے بیرون ملک سے مشینری کی فراہمی بھی شامل رہی۔ وہ شوکت خانم اسپتال، سٹیزن فاؤنڈیشن، میری اسٹوپس، LRBT اور آئی کیئر سمیت کئی خیراتی اداروں کے بڑے ڈونرز میں شامل رہے، جبکہ کئی نامود تعلیمی اداروں کی کمپنیز کے قیام کے لیے بھی انہوں نے فنڈز مہیا کیے۔ 2 مواقعوں پر جب پاکستانی بحریہ کے اہلکار صومالی قزاقوں کے ہاتھوں اغوا ہوئے تھے، یہ عارف نقوی ہی تھے جنہوں نے ان کی رہائیوں کے لیے اپنا پیسہ اور عالمی سفارتی تعلیمات استعمال کیے۔ ملالہ یوسفزئی اور 2 مزید لڑکیاں جو TTP کے حملے میں زخمی ہو گئی تھیں، ان کو برطانیہ منتقل کرنے اور گریجویشن تک ان کی تعلیم کا خرچہ بھی عارف نقوی نے ہی اٹھایا۔ امن فاؤنڈیشن کا قیام بھی عارف نقوی ہی کی مرہون منت ہوا، جنہوں نے 2008 سے لے کر 2018 تک 35 ارب روپے سے زائد کی رقم خرچ کی، جو کراچی میں ایک غیر منافع بخش اداروں کے طور پر کام کر رہا ہے۔ 2022 میں عارف نقوی کی خرابی قسمت کے بعد فاؤنڈیشن کو بند کرنا پڑا، تاہم اب سندھ حکومت نے اس کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے 2009 میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد مستقبالی فاؤنڈیشن قائم کی، جس نے 1900 یتیم بچوں کی دیکھ بھال سنبھالی۔ انہوں نے دبئی میں مقصود نقوی کمیونٹی مسجد کے قیام کے لیے بھی لاکھوں ڈالرز خرچ کیے۔ اسی طرح برطانیہ میں ہیرو مسجد اور مسعود کمیونٹی سینٹر کے قیام کے لیے بھی انہوں نے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے۔ ان کی خدمات پر انہیں کئی عالمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، جس میں آزلو بزنس فار پیس ایوارڈ شامل ہے۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔